welcome to GMR online classes. I am Kritika Bhasin and जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, इस भी क्लास में अपन एमसीक्यूज को ही टारगेट रखेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज को अपन को सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. वही एमसीक्यूज हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाएगा. डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, इसमें कौन सी टेक्निक यूज में लेके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. अ चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ, क्या बोला गया? A child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educate the mother to do all except. ठीक है, कि एक चाइल्ड है किससे डायग्नोज हुआ है? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से. कि जो नर्स है वो क्या एजुकेट करेगी किसको? मदर को, रिगार्डिंग द चाइल्ड केयर. ठीक है, जो कंजक्टिवाइटिस है उसको समझिए पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. कंजक्टिवाइटिस क्या है? जहां पर भी डियर स्टूडेंट्स आइटिस आए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन. तो कंजक्टिवाइटिस है तो इन्फ्लामेशन किसका हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा. इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा. कंजक्टाइवा किसका पार्ट है? आई का पार्ट है. तो आई में जो कंजक्टाइवा पार्ट है उसका इन्फ्लामेशन इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस. किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है. अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. वायरस की वजह से हो रहा है तो वायरल कंजक्टिवाइटिस है. किसी पैथोजन की वजह से हो रहा है तो वो अलग अलग कंजक्टिवाइटिस कहलाएंगे. जो कंजक्टिवाइटिस है वो एक कॉन्टाजियस डिजीज है. कॉन्टाजियस क्या होता है? कॉन्टाजियस इक्वल्स टू कम्युनिकेबल. आपने पता है अपन को कि कम्युनिकेबल कैसी डिजीज होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है, उनको कम्युनिकेबल बोला जाता है. तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? कॉन्टेजियस. ठीक है, जैसे नॉर्थ सेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है टर्मिनोलॉजी देके कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, तो वैसे ही कॉन्टेजियस का मतलब क्या है? कम्युनिकेबल. तो कॉन्टेजियस इक्वल्स टू कम्युनिकेबल. तो कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी डिजीज है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, किसी की भी वजह से हो सकती है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो. तो कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाथों को बार बार धोते रहे. अपने बर्तन जो यूटेंसिल्स हैं उनको किसी और के साथ में शेयर नहीं करें. खुद के पर्सनल आइटम्स को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि डिजीज स्प्रेड होती है. आइसोलेट करके रखें, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है तो उसको आइसोलेट करके रखा जाता है. ठीक है, HIV के पेशेंट है उनको आइसोलेट किए करके रखा जाता है और उनके अंदर प्रिकॉशंस मेंटेन करे जाते हैं. क्लियर? केयर करते समय. तो अब नर्स क्या एजुकेट करेगी मदर को? ऑप्शन देखते हैं. वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कि हाथ क्या करने हैं? बार बार धोते रहने हैं. यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ये नर्स एजुकेट करेगी मदर को. राइट. ठीक है, दूसरा क्या है? क्लीन आईज एज प्रिस्क्राइब. जो आईज है उसको बराबर धोते रहना चाहिए जितना फिजिशियन ने बोला है. ये भी नर्स क्या करेगी? एजुकेट करेगी. शेयर टॉवल एंड वॉश क्लोथ. मैम आपने भी बोला कि जितनी भी कॉन्टेजियस डिजीज है उसके अंदर कभी भी कोई भी पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना है. किसके साथ में? किसी अदर क्लाइंट के, किसी अदर पर्सन के साथ में. तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. फोर्थ है गिव आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब. यस, कंजक्टिवाइटिस के अंदर आई ड्रॉप्स दी जाती हैं और वो प्रिस्क्राइब्ड करी जाती हैं. तो ये भी नर्स क्या करेगी? मदर को एजुकेट करेगी कि फिजिशियन ने अगर कहा है कि दिन में 3 बार आई ड्रॉप डालनी है तो तीनों बार ही डालनी है. तो ये भी नर्स क्या करेगी जी? एजुकेट करेगी. किसको? मदर को एजुकेट करेगी. क्लियर है? तो नर्स किसको छोड़ के एजुकेट कर रही है? थर्ड वाले ऑप्शन को छोड़ के एजुकेट करेगी. क्लियर हो गया? इस तरीके से अपन एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं फॉर सॉल्विंग दी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमसीक्यूज. ठीक है, थ्योरी क्लियर है, एमसीक्यूज जल्दी से हो जाएंगे. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर. ये एक इन्फेंट है. इन्फेंट कब कहा जाता है? 0 से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा है उसको इन्फेंट बोलते हैं. क्या ये नॉर्मल है स्टूडेंट्स? क्या ये नॉर्मल है? नो मैम, इसका एब्डोमेन में भी डिफेक्ट है और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो भी वेल फॉर्म्ड नहीं है. ठीक है, वेल फॉर्म्ड नहीं है. तो डियर ध्यान में रखना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है बॉडी का उसको बोला जाता है सिफेलो. इतना यहाँ. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिफेलो. क्लियर है? यस.
जो लोअर बॉडी का पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्डल। क्लियर? इस सिफेलो और कॉर्डल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो जब इसका कॉर्डल वाला पार्ट सही नहीं है, इसको एक सिंड्रोम बोला जाता है, दैट इज कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम इसको बोला जाता है। इस किस वजह से होता है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम? ध्यान दीजिए, कॉर्डल रिग्रेशन जो सिंड्रोम है वो कभी भी मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन किसकी वजह से होता है? एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। ठीक है, कैसे? जीन का म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है और बहुत ही रेयर है। अब आप पूछो कि कौन सी क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के लिए? जैसे डाउन सिंड्रोम के लिए अलग है, एडवर्ड सिंड्रोम के लिए अलग है, पटाउ सिंड्रोम के लिए अलग है। वैसे इसके लिए कौन सा है? इसके लिए अभी ऐसा कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ। इतना माना गया कि जीन के एबनॉर्मल म्यूटेशन की वजह से कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। और ये किसका पिक्चर है? कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम का एक पिक्चर है। इसको ध्यान में रखना। इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक GMCHC आने वाला है, एम्स पटना एग्जाम कराता है, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, GMCH का पेपर है उसमें भी देखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके के अपन जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, कि सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? पार्ट्स है ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ऐसे ही पूछ लिया गया कि सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या, पहले अपन इसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि सेरिबेलम की क्या क्या फंक्शन होते हैं, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। क्लियर है? तो देखिए सेरिबेलम के फंक्शन। सेरिबेलम का सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेरिबेलम का सबसे पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन पोस्चर को मेंटेन करना, पोस्चर मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस। ठीक है, थर्ड फंक्शन है मसल टोन को मेंटेन करके रखता है। अगर मसल टोन ही मेंटेन नहीं होगी तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? अलग सा ही दिखेगा, कोई फ्रेम ही नहीं दिखेगा। तो मसल्स को टोन करके रखता है कौन? सेरिबेलम। फोर्थ फंक्शन, इट विल आल्सो हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, लाइक थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी में मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मसल स्टोन। यस मैम, आपने भी बताया कि मसल स्टोन को मेंटेन करके रखता है सेरिबेलम। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, कि पोस्चर को भी मेंटेन करके रखता है कौन? सेरिबेलम। थर्ड है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करके रखता है। क्लियर? फोर्थ इज हियरिंग, जो हियरिंग है डियर स्टूडेंट वो मेंटेन करके रखता है कॉक्लिया, कॉक्लिया मेंटेन करके रखता है, सेरिबेलम मेंटेन नहीं करके रखता। तो एक्सेप्ट पूछा था, तो एक्सेप्ट का ध्यान रखिए। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन टेक इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लीन लाइज अगेंस्ट। देखो एनाटॉमी फिजियो का क्वेश्चन है ये भी, कि स्प्लीन कहाँ पे लाई करती है? 6 and 7th 8th रिब, 7 8 9th रिब, 8 9 10th रिब, या 9 10 11th रिब। ठीक है, थोरेसिक कैविटीज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? रिब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी?
12 पेयर्स, जिसके अंदर 1 से 7 रिब जो होती हैं वो ट्रू रिब कहलाती है, ट्रू रिब्स कहलाती हैं, और 8, 9, 10 क्या कहलाती हैं, फॉल्स रिब कहलाती हैं। 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब कहलाती है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? जो स्प्लीन है वो 9, 10 और 11 रिब के बीच में सिचुएटेड रहती है, लोकेटेड रहती है। दिस इज द लोकेशन, एड्रेस ऑफ स्प्लीन। ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ स्प्लीन कि 9th, 10th और 11th रिब के बीच में स्प्लीन पाई जाएगी। ओके, यस। और अगर मैं रीजन के हिसाब से बताऊं, आपने रीजन पढ़े होंगे, रीजन कितने होते हैं, 9 होते हैं। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जो रीजन ये ऑक्यूपाई करती है स्प्लीन, वो कौन सा करती है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, कॉन्ड्रियाक रीजन। साथ ही साथ कुछ इसका पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी। तो क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स, ना तो 6, 7, 8 रिब है, ना ही 7th, 8th, 9th है, ना 8, 9, 10th है। कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेजल कैविटी का क्या पूछ लिया, इसमें फंक्शंस पूछ लिए कि फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी क्या क्या है। ठीक है, इन रिलेशन ऑफ, किसके रिलेशन में, वेंटिलेशन के रिलेशन में। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वार्मिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर बाय टू बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% saturation, removal of particles matter from air, and fourth option is disinfect the air entering into the lungs। तो देखिए, समझते हैं कि नेजल कैविटी क्या करती है, जब भी अपन इंस्पायर करते हैं कोई भी गैस को इनहेलेशन के थ्रू, तो जो भी गैस को इनहेल किया है, नेजल कैविटी उस गैस को वार्म कर देती है अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द राइट आंसर। इसमें क्या पूछा गया, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिफाई द एयर अप टू 100% सैचुरेशन, कि जो भी एयर को इनहेल किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या, उसको क्या कर रही है नेजल कैविटी, ह्यूमिडिफायर कर रही है। ह्यूमिडिफायर का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है, मॉइस्चर दे रही है। क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स मैटर फ्रॉम एयर। यस डियर स्टूडेंट, जो भी अपन इनहेलेशन के थ्रू जो भी एयर को इनहेल कर रहे हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं क्या, डस्ट पार्टिकल्स। तो जो नेजल कैविटी है, उन हेयर जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको हेयर फॉलिकल्स की मदद से ट्रैप कर लेती है, और उन डस्ट पार्टिकल्स को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाती, जिसकी मदद से अपन इन्फेक्शन से बच जाते हैं। अगर वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई और पर्सन की इम्यूनिटी कम है, तो वो क्या कर देगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिजीज या फिर डिसऑर्डर कॉज कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। फोर्थ क्या है, डिसइंफेक्ट द एयर एंटरिंग इन टू लंग्स। ये नेजल कैविटी का फंक्शन नहीं है। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि कभी भी नेजल कैविटी डिसइंफेक्ट नहीं करती एयर को। अगर डिसइंफेक्ट करती तो कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ही नहीं होती। ठीक है, कभी भी कोई भी पॉइजनस गैस अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाती, चली जाती है ना, कि अपन क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, और भी अदर गैसेस जा रही हैं। ठीक है, तो ये डिसइंफेक्ट नहीं करती। ये क्या कर रही है नेजल कैविटी, सीधा सीधा जो भी अपन गैसेस ले रहे हैं उसको इनहेल कर रही है। क्लियर हुआ? तो ये सारे क्या हो गए, इसके फंक्शंस देखने को मिलेंगे किसके, नेजल कैविटी के, नेजल कैविटी के, कि वो कभी भी किसी भी एयर को डिसइंफेक्ट नहीं करेगी, शुद्ध नहीं करेगी, जो भी गैस अपन ले रहे हैं उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाने देगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसी है, सबसे डेंजरस पॉइजनिंग है। ठीक है, एक लेवल पे आके ये बॉडी के अंदर क्या करती है, डेथ कॉज कर देती है, कॉन्शियसनेस को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो
क्या होता है इसके अंदर, अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी लेक्चर लगेंगे उसमें बताया जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी डेंजरस होती है और कितने % पे आके कितना बॉडी में डैमेज करती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है which drug is administered at birth to prevent potential problem of abnormal bleeding, कि इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है बर्थ के टाइम पे दी जाएगी तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है न्यूबॉर्न को क्या दी जाती है, ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG दे दी है ना, ऐसे विटामिन के भी देते हैं। ठीक है, BCG हो गई, और भी बहुत सारी है, आगे अपन जब इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे शेड्यूल तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया। इसमें कहा गया क्या इंजेक्शन ट्रिनेक्सामिक एसिड देंगे, क्या इंजेक्शन एथामसाइलेट देंगे, क्या इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, या फिर इंजेक्शन विटामिन के देंगे। अभी मैंने आपको विटामिन के बोल दिया तो ये तो राइट आंसर हो गया है ना, ये तो तुम समझ ही गए होगे कि दिस इज द राइट आंसर। अब बाकी के ऑप्शंस का क्या देखते हैं। जो इंजेक्शन ट्रिनेक्सामिक एसिड है ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग। ये एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग है तो ये क्या करती है, जो बॉडी के अंदर क्लॉट्स बने हुए होते हैं उसको ब्रेक करती है, जो भी क्लॉट्स बने हुए होते हैं उसको क्या करती है, ये ब्रेक करती है। और ये कब दी जाती है कि जब भी कोई क्लॉटिंग फैक्टर की डिफॉर्मिटी है या फिर एबनॉर्मेलिटी है तब इंजेक्शन ट्रिनेक्सामिक एसिड एडमिनिस्टर्ड किया जाता है एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हुआ ही नहीं ना, एट बर्थ पे अपन दे ही नहीं सकते ट्रिनेक्सामिक एसिड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इंजेक्शन इथाइमसाइलेट। जब एबनॉर्मल क्या होती है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जब होती है, कब पूछोगे मैम एबनॉर्मल ब्लीडिंग कब, एबनॉर्मल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब होती है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तब इंजेक्शन लगाया जाता है इथामसाइलेट का। किसका इंजेक्शन, इंजेक्शन इथामसाइलेट का। क्लियर है? तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं हुआ न्यूबॉर्न से, समझ गए हो? ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस। इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस किस में दिया जाता है, जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन है, MI, मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर क्या हो गया कि कोई भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, या फिर क्लॉटिंग की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही हार्ट के अंदर, तब ये इंजेक्शन दिया जाता है क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए, दैट इज इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो बच रहा है इंजेक्शन विटामिन के विच इज गिवन टू न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। क्लियर हो गया? ओके, ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चों के अंदर, जिससे एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या हो, नहीं हो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्लियर है क्वेश्चन कि ट्रिनेक्सामिक एसिड कब दे रहे हैं, एथामसाइलेट कब दे रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस कब दे रहे हैं, और विटामिन के कब दे रहे हैं। क्लियर है? विटामिन के क्यों देते हैं, इसका एक चीज और सुनिए। अब जब न्यूबॉर्न क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, न्यूबॉर्न का लिवर इतना इनफ मैच्योर नहीं होता, ठीक है, कि वो क्लॉटिंग फैक्टर बना सके। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती रहेगी, इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग रेस्पेरिडोन। देखिए ड्रग का क्वेश्चन आया है फार्मेकोलॉजी से कि द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग रेस्पेरिडोन टू अ क्लाइंट, कि क्लाइंट को क्या दे रही है, नर्स रेस्पेरिडोन दे रही है, हु इज शेड्यूल्ड टू बी डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से जा रहा है। क्लियर?
विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट, इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है कि क्लाइंट को नर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, एजुकेट करेगी, ध्यान में रखने को बोलेगी, क्योंकि नर्स की जिम्मेदारी होती है क्लाइंट का पूरा ध्यान रखने की। अगर नर्स ही नहीं बताएगी, नर्स ही नहीं बताएगा तो क्लाइंट कैसे ध्यान रखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोला गया गेट एडिक्वेट सनलाइट, ठीक है। सेकंड में कंटिन्यू ड्राइविंग एज यूजुअल। थर्ड ऑप्शन क्या बोला गया है, थर्ड ऑप्शन बोला गया है अवॉइड फूड रिच इन पोटेशियम, क्लियर। गेट अप स्लोली व्हेन चेंजिंग पोजीशन। ओके, तो सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को रेस्पेरिडोन का पता होना चाहिए कि रेस्पेरिडोन क्या है, ठीक है। रेस्पेरिडोन एक और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है डियर स्टूडेंट, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एंटीसाइकोटिक है तो साइकोटिक जो साइकोसिस जितने भी डिसऑर्डर है उनके अंदर दी जाएगी, ठीक है। और कैसी है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर ड्रग है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए ड्रग्स के, 3 टिपिकल के डाल दिए, एक एटिपिकल का डाल दिया और उसके अंदर रेस्पेरिडोन था, कर लोगे, यस, ओके। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। साथ साथ में डिजीनेस और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी इसमें देखने को मिलता है, ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। नोजिया वॉमिटिंग आप हमेशा जोड़ोगे हर किसी में, है ना। तो देखिए गेट एडिक्वेट सनलाइट, मैंने बताया कैसे रिगार्डिंग कोई ऐसा एडवर्स या साइड इफेक्ट जो सनलाइट से रिलेट कर रहा हो, नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। कंटेंट क्लियर है ना, सब क्लियर है। कंटिन्यू ड्राइविंग एज यूजुअल, ठीक है, कंटिन्यू ड्राइविंग एज यूजुअल, कि जो आप ड्राइविंग कर रहे थे वो आप कंटिन्यू करो। ये भी ऐसा कुछ एजुकेट करने का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको अपन अवॉइड करेंगे, ठीक है। थर्ड, अवॉइड फूड रिच इन पोटेशियम, कि पोटेशियम से रिलेटेड भी क्या करना है, फूड को अवॉइड करना है, नहीं डियर ऐसा कुछ उसको एजुकेट नहीं करना है पेशेंट को। गेट अप स्लोली व्हेन चेंजिंग पोजीशन, कि जब भी आप उठो पोजीशन क्या करनी है, आपको स्लोली करनी, मूव करनी है। तो ध्यान में रखिए, मैंने अभी आपको बताया एक डिजीनेस और एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जैसे ही क्लाइंट जो है बेड से उठेगा या फिर कहीं भी बैठा हुआ है और उठ रहा है, हेड को इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसको क्या होगा, एक अजीब सा सेंसेशन होता है, डिजीनेस सी होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन उसको बोलते हैं। उसका जो सर है वो लाइट हेडेडनेस होता है, मतलब उसको इस तरीके से लगता है कि जो क्लाइंट है उसको क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो हमेशा रेस्पेरिडोन जो क्लाइंट ले रहे हैं उसको जो नर्स है वो एजुकेट करेगी कि आप जब भी बेड से उठ रहे हो यू हैव टू स्टैंड या यू हैव टू सिट स्लोली देन यू गेट अप फ्रॉम द बेड। क्लियर है कि जब भी आप बेड से उठ रहे हो आपको धीरे से उठना है, आपको फास्ट मूवमेंट नहीं करना, अदरवाइज आपको डिजीनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या फिर लाइट हेडेडनेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, क्लाइंट को ध्यान में रखनी है, कब, रेस्पेरिडोन देते समय। और रेस्पेरिडोन क्या है, एक अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, जो साइकोसिस पेशेंट के अंदर दी जाती है और उसके अंदर उस ड्रग को देने के बाद में ये सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिससे क्लाइंट जो नर्स है वो क्या करती है, इन सब चीजों को एजुकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, when you are working with a client in relation to stresses, कि आप एक क्लाइंट के साथ क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, है ना, किस when you are working with a client in relation to stresses, ये क्लाइंट है आपके कांटेक्ट में और वो स्ट्रेस में है। समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन, एक क्लाइंट है और वो किस में है, स्ट्रेस में है। what taught you keep in mind as a nurse, कि आपके दिमाग में ऐसा क्या होगा, कि आपके दिमाग में ऐसा क्या होगा कि आप नर्स क्या करोगे, क्लाइंट को टॉट करोगे, बताओगे, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1, एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑल स्ट्रेस इज बैड, ओके। ऑल स्ट्रेस इज थेराप्यूटिक एंड स्ट्रेस इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। देखो समझना है इसका कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि इतने सारे 4 ऑप्शन है, चारों एक जैसे लग रहे हैं, चारों में लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया फर्स्ट में, एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस, हर कोई स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है, सच्चाई है ये, हर कोई स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। सेकंड, ऑल स्ट्रेस इज बैड, ये सारे स्ट्रेस क्या होते हैं, बैड होते हैं, नहीं। अगर लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वी कैन नॉट टेक एनी टास्क सीरियसली, अपन कभी भी किसी टास्क को सीरियसली नहीं ले सकते। तो कुछ स्ट्रेस क्या होते हैं, गुड स्ट्रेस भी होते हैं, जो आपके वेल बीइंग के लिए अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया? यस। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नर्स ये दिमाग में नहीं रखेगी कि सबको ये नहीं बोलेगी कि ऑल स्ट्रेस आर बैड। क्लियर? थर्ड क्या है, ऑल स्ट्रेस इज थेराप्यूटिक, सारे स्ट्रेस थेराप्यूटिक है। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू मेडिकल, या फिर जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो रहे हैं चीजें, वो थेराप्यूटिक हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रेस थेराप्यूटिक नहीं होते हैं। एक मेडिकल प्रोफेशनल वाले के लिए थेराप्यूटिक में भी समटाइम ही और शी एक्सपीरियंस, बट हर किसी के लिए सारे स्ट्रेस थेराप्यूटिक नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? स्ट्रेस इज इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, हर कोई अलग अलग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? घुमा फिरा के वही स्ट्रेस आएंगे, डोमेस्टिक स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, है ना, और स्टडी का स्ट्रेस, सबका अलग अलग तो नहीं है, घुमा फिरा के सर्कल तो वही है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। राइट आंसर क्या है कि नर्स क्या रखेगी अपने माइंड में कि जितने भी स्ट्रेस है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्ट्रेस है वो क्या है, जितने भी स्ट्रेस है वो क्या है, एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ये सबके लिए स्ट्रेस क्या है, इक्वल है, और हर कोई स्ट्रेस को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज को एलिमिनेशन मेथड के मदद से अपन सॉल्व करते रहते हैं। जीएमआर में बहुत सा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर सॉल्विंग दिस एमसीक्यूज। जीएमआर की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। यू कैन टेक इट सीरियसली, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर फाइटिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ट्रस्ट मी। सो दिस क्लास इज ओवर टुडे। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। Thank you so much for this joining this class. Thank you so much. Okay.